हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसमें आज हम 14 सितंबर 2020 का जो डेली करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा डेली करंट अफेयर्स है इसमें हम रोज़ न्यूज़ में जो भी नेशनल अफेयर्स रहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स रहते हैं, कोई बुक्स होती है, अवार्ड्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है और इसी तरीके के कोई और अगर इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं, करंट अफेयर्स में होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स जो है वो आपके किसी भी एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और इसके बारे में रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे आप एक बार में एक साथ जो है वो रट नहीं सकते हैं, मगअप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप धीरे धीरे इसे देखते रहेंगे तो आपकी जो स्टैटिक नॉलेज है वो भी बेटर होगी और करंट अफेयर जो है वो भी आप ग्रेजुअली समझते रहेंगे। इसके साथ ही हमारा ये जो सीरीज है डेली करंट अफेयर, इसमें हम थोड़ा थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी देखते हैं ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी साथ में कवर होता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला सेक्शन है वो है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। तो इसमें कौन कौन सी जो न्यूज़ है वो अभी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले है आज हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है 14 सितंबर को। ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर शुरुआत में ही हमको एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है। हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है 14 सितंबर को, लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी डे है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। अब जो विश्व हिंदी दिवस मनाने का कारण है और जो हिंदी दिवस मनाने का कारण है वो दोनों अलग अलग है। हिंदी दिवस जो कि आज है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर के दिन ईयर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो हमारी भारत की संविधान सभा थी, उनके द्वारा क्या किया गया था कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी जाती है उसे भारत का जो गणराज्य था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है, उसकी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। अर्थात 14 सितंबर को जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी है उसे आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था हमारी संविधान सभा के द्वारा वर्ष 1949 में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। वहीं पे जो वर्ल्ड हिंदी डे हमने देखा कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, ताकि हिंदी जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश किया जा सके। अर्थात इसे एक प्रकार से इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है उसके रूप में उभारा जा सके। अभी हम जैसे देखते हैं यूएन है या फिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर इंग्लिश, जर्मन, चाइनीज़, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेज है वो भी यूज़ की जाती है, लेकिन अभी तक जो है हिंदी वहाँ पर अपना स्थान नहीं बना पाई है। तो हिंदी को उस स्थान तक ले जाने के लिए जो वर्ल्ड हिंदी डे है उसे मनाया जाता है ताकि हिंदी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। अब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा बनाया गया था हिंदी को, ये किसके अंतर्गत आता है? संविधान के आर्टिकल 343 के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब हमारे संविधान में ऐसी कितनी भाषाएं हैं जो कि ऑफिशियल भाषा अर्थात आधिकारिक भाषा हैं? तो हिंदी और इंग्लिश, ये दो भाषाएं हैं जिसे हमें हमारे संविधान में आधिकारिक भाषा के रूप में अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। आधिकारिक भाषा का मतलब होता है कि हमारे जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो इन दोनों लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के संविधान में टोटल 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो अब आपके लिए एक टास्क है कि आपको ये देखना है ये जो 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं ये कौन कौन सी है। इसके अलावा अगर हम हिंदी की बात करें, आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है और हिंदी जो है वो पूरे विश्व भर में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो अब एक प्रश्न आ जाता है कि चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है तो पहली तीन कौन सी है? तो पहली तीन भाषा जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसमें सबसे पहले आती है इंग्लिश अर्थात अंग्रेज़ी, स्पेनिश, उसके बाद में आती है चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी भाषा, और उसके बाद में जो है चौथे नंबर पर हिंदी का स्थान है। तो आपको ये जो क्रम है ये याद रखना है। इसके अलावा अभी ये देखा जाता है कि वर्तमान में इंटरनेट पर जो है वो भी हिंदी काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और हिंदी में कई प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, रचनाकार जो हैं वो भी हुए हैं जिन्होंने जो विश्व पटल है
वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है उसमें काफ़ी सम्मान प्राप्त किया है और हिंदी का जो गौरव है वो बढ़ाया है। उसके अलावा जो भारत है, जो इंडिया है, वहाँ पर लगभग 77% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषी हैं, अर्थात हिंदी बोलते हैं। फिर भी कई स्थान ऐसे हैं, भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी नहीं बोलते। जैसे कई ट्राइब्स हैं, वो अपनी जो मदर टंग है, जो ट्राइबल लैंग्वेज है, वो बोलती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कई राज्य है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। साथ ही साउथ इंडिया में कई स्थान पे लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, लेकिन फिर भी 77% लोग हैं जो कि हिंदी भाषी हैं भारत में। इसके अलावा हम हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो 14 सितंबर जो कि हम देख रहे हैं हिंदी दिवस है, तो उस दिन क्या किया जा रहा है, जो फिल्म्स डिवीज़न है उसके द्वारा भारत संघ की जो आधिकारिक भाषा है हिंदी, उसको अपनाने के ऐतिहासिक अवसर पर अच्छी तरीके से शोध किए गए जो वृत्तचित्रों की स्ट्रीमिंग है वो की जा रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फिल्म डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि हिंदी के संबंध में 5 एक प्रकार के वृत्तचित्र हैं या फिर आप बोल सकते हैं फिल्म है जिन्हें दिखाया जा रहा है। इन्हें दिखाया जाएगा, इनका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर, और वहाँ पर इनकी 24 आवर्स तक स्ट्रीमिंग की जाएगी फ्री में। ये जो 5 मूवी है हिंदी से संबंधित उसे 24 घंटे तक दिखाया जाएगा। अब ये जो 5 फिल्म है ये कौन कौन सी है, तो पहली है संविधान के साक्षी। ये 44 मिनट की फिल्म है और ये 1992 में आई थी। ये जो मूवी है इसमें बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई थी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का जो डिस्कशन हुआ था उसके बारे में इस मूवी में बताया गया है। इसके बाद में दूसरी मूवी है 14 सितंबर 1949। तो ये 17 मिनट की मूवी है और ये 1991 में आई थी। ये एक मॉक एनेक्टमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बाय चिल्ड्रंस टू रिक्रिएट द हिस्टोरिक इवेंट ऑफ अडॉप्टिंग द हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। इसके बाद में तीसरी है भारत की वाणी। ये 52 मिनट की मूवी है जो कि 1990 में आई थी। ये एक ट्रैवलॉग है, मतलब इसमें जगह जगह घूमने का जो है वो बताया गया है और ये बताया गया है कि डिफरेंट स्टेट जो है उसमें हिंदी किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में पांचवी है हमारी भाषा। ये एक 4 मिनट की मूवी है जो कि 2011 में आई थी। ये बताती है कि हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से कंट्री में सबको यूनाइट करती है। इसके बाद में पांचवी है हिंदी की विकास यात्रा जो कि 10 मिनट की मूवी है और ये वर्ष 2000 में आई थी। ये फिल्म ग्रोथ और स्टेटस बताती है हिंदी का भारत में। तो इस प्रकार से ये जो हिंदी दिवस है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हिंदी दिवस पर जो फिल्म्स डिवीज़न है उनके द्वारा 24 आवर तक ये जो मूवीज़ हैं इनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके बाद में हमारे जो अगली न्यूज़ है वो है देयर इज़ हेल्प सर्च प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले आपके लिए ये जो देयर इज़ हेल्प सर्च प्रॉम्प्ट है ये क्या है, तो ये ट्विटर जो है, ट्विटर इंडिया जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया है। उसमें इनने क्या किया है कि जो सर्च प्रॉम्प्ट होता है, मतलब अगर आप ट्विटर, आप सभी को पता होगा, वहाँ पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे सुसाइड, तो वो ये नहीं बताएगा कि सुसाइड से रिलेटेड क्या क्या पोस्ट आए हुए हैं या फिर सुसाइड कैसे की जाती है, बल्कि वो आपको इस तरीके से बताएगा कि अगर आप सुसाइड से रिलेटेड कुछ देख रहे हैं तो हेल्प इज़ अवेलेबल, मतलब इसके लिए हेल्प अवेलेबल है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो मेंटल हेल्थ और सुसाइड है उसकी रोकथाम की जा सकेगी। तो इस प्रकार से जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है तो उनकी रोकथाम करने में ये सहायता करेगा। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि देयर इज़ हेल्प जो है वो रिलेटेड है मेंटल हेल्प और सुसाइड प्रिवेंशन से। दूसरा किसके द्वारा जारी किया गया है ये, तो ये किया गया है ट्विटर के द्वारा। अब ये कब जारी किया गया था, तो ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को। इसके अलावा इसको लॉन्च करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से, जिसे हम शॉर्ट में निमहांस भी कहते हैं। तो निमहांस और ट्विटर जो है उनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, जिसके बाद में ये जो देयर इज़ हेल्प सर्च प्रॉम्प्ट है ये लाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर में आपसे इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, तो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। किसके लिए, जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनके लिए। तो सबसे पहले ये जो उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा
सैनिटेशन वर्कर जो होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गरिमा। और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है। ये आपको हमने पहले भी कई बार बताया है, और हर बार किसी स्टेट का नाम आता है तो हम वहाँ का जो सीएम है और कैपिटल है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सीएम आपको बता दिया गया है, कैपिटल आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद में ये जो स्कीम है, ये एक स्टेट वाइड स्कीम लॉन्च की गई है सैनिटेशन वर्कर के लिए, ताकि उन्हें विनियमित अर्थात रेगुलेट जो है वो किया जा सके। तो ये जो स्कीम होगी, इसके जरिए क्या किया जाएगा कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो सैनिटेशन वर्कर है, उनको और उनके परिवार वालों को सामाजिक सुरक्षा अर्थात सोशल सिक्योरिटी और वित्तीय लाभ अर्थात फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल बेनिफिट किस तरीके के होंगे, तो उनका जो वर्क टाइमिंग है वो डिसाइड किया गया है कि 6 आवर्स से ज़्यादा जो है उनका वर्क टाइमिंग नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें इसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, कई प्रकार के दूसरे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होते हैं वो दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर उन्हें कोई 2 व्हीलर खरीदना है तो उनके लिए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। साथ ही उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी प्रकार के अगर एजुकेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो सब चीज़ें उन्हें दी जाएगी। इससे क्या होगा कि ये जो सैनिटेशन वर्कर हैं ये समाज में उभर सकेंगे। अभी क्या किया जाता है कि ये जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, इनके साथ में एक प्रकार से छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, इनके लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें लगभग 20,000 स्वच्छता कर्मचारियों के लिए ये जो स्कीम है वो लाई गई है। और इसके अलावा इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो डेडिकेटेड कॉर्पस फंड है अर्थात इसमें जो समर्पित कोष है वो है लगभग 50 करोड़ रुपए का। और इसके अलावा ये जो स्कीम है ये उड़ीसा की जो कुल 114 अर्बन लोकल बॉडीज है वहां पर इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा के जो सीएम है उनके द्वारा इस स्कीम को महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। तो महात्मा गांधी को क्यों समर्पित किया गया है? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे, ये जो मैनुअल स्कार्वेंजिंग होती है, जो मलमूत्र उठाया जाता है, उसके खिलाफ थे। तो उनका बोलना था कि जो मनुष्य के द्वारा अपना मलमूत्र उठाने का कार्य और जो स्वच्छता का कार्य है वो खुद से किया जाना चाहिए। और वहीं पे ये जो स्वच्छता कर्मचारी है, इन्हें हमें हीन निगाह से नहीं देखना चाहिए बल्कि इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये स्वच्छता का बहुत बड़ा कार्य करते हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी ही थे जिनके द्वारा इन्हें हरिजन कहा गया था। हरिजन अर्थात भगवान के व्यक्ति। तो इस प्रकार से जहाँ पर पहले इनके साथ में बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था, तो इसे कम करने के लिए और इन्हें सम्मान देने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें हरिजन नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इस स्कीम को महात्मा गांधी को डेडिकेट किया गया है। साथ ही यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अर्बन मैनेजमेंट सेंटर, तो ये टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। तो इनके साथ में इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है। तो यहाँ पर हमने उड़ीसा की इस स्कीम के बारे में देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडिया इज सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट इन दी वर्ल्ड। तो सबसे पहले फ्रीलांस का मतलब क्या होता है? तो फ्रीलांस का मतलब होता है कि वो लोग फॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, बल्कि वो जो प्रोजेक्ट बेसिस होता है उस पर कंपनी में काम करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो कि मान लीजिए ए एक एम्प्लॉय है और सी एक कंपनी है और इसके अलावा डी एक और कंपनी है। तो एक प्रोजेक्ट लिया ए ने सी कंपनी से, वो प्रोजेक्ट है 10 दिन का, तो वो 10 दिन का काम करेगा, अपनी कंपनी से अपना पैसा लेगा और उस कंपनी को छोड़ देगा। उसके बाद में कोई डी कंपनी है, उनके द्वारा कोई जो प्रोजेक्ट है वो लाया गया है जो कि 5 दिन का है, तो फिर वो उसको लेगा, उस पर अपना काम करेगा, उस कंपनी को छोड़ देगा। छोड़ देने से मतलब है कि वहाँ का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देगा। इसके बाद में अगर इन कंपनी को वापस उसकी ज़रूरत होगी उस एम्प्लॉय की, तो ये वापस उन्हें बुलाएंगे। लेकिन ये फ्रीलांस वर्क होता है, मतलब ये अपनी मर्जी से काम करते हैं प्रोजेक्ट बेस पर, और ये किसी एक कंपनी में ऐसे साल भर या कंटिन्यू जो है वो काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि जो इंडिया है वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट है, अर्थात विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो भारत में बढ़ रहा है। ये किससे पता लगा? तो एक रिपोर्ट आई थी, फ्रीलांसिंग इन 2020 एन अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई थी? पायोनियर। इसके साथ ही ये देखा गया है कि इंडिया ने 46% इंक्रीज विटनेस किया है न्यू फ्रीलांसर्स में।
जो 2020 का क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 2 था। क्वार्टर 1 मतलब 2020 के पहले 4 महीने से दूसरे 4 महीने जो थे जब लॉकडाउन लगा था, तो उस समय ये देखा गया कि ये जो फ्रीलांसिंग वर्क है ये बढ़ गया है। इसके साथ ही ये देखा जा रहा है कि इंडिया के अलावा कुछ ऐसे भी मार्केट है जहां पर इस तरीके का काम बढ़ रहा है, तो उसमें आ रहे हैं यूएस, पाकिस्तान और यूक्रेन। तो इस प्रकार के जो फ्रीलांसर्स होते हैं, इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने वाले वर्कर होते हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। और इनसे जो इकोनॉमी चलती है, इनसे जो मार्केट चलता है, उसे कहा जाता है गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आईटी सेक्टर का वर्कर हुआ या फिर कंटेंट मार्केट का कोई वर्कर हुआ, तो वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर ये फ्रीलांसर्स हो सकते हैं। फ्रीलांसर्स के अलावा जो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं, मतलब जो 10 घंटे की जॉब नहीं करते हैं, जो कि सुबह शाम काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं वो। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो ये सभी जो हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इस प्रकार की गिग इकोनॉमी में। और ये क्या करते हैं कि जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है उस पर काम करते हैं। इस प्रकार का जो फ्रीलांसिंग मार्केट है, जो गिग इकोनॉमी है, उसके बढ़ने के अगर हम कारण देखें तो ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके कारण ये जो गिग वर्कर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो एटीट्यूड है लोगों का डोमेस्टिक वर्क की तरफ, वो चेंज हो रहा है। और जो महिलाएं हैं वो घर बैठे भी काम करना चाहती है। तो इसके देखते हुए ये जो फ्रीलांसिंग वर्क है ये बढ़ रहा है, जिससे वो घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं। और इसके बढ़ने से क्या हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा ऐसे फ्रीलांसिंग वर्क करने से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें एक्सपर्टीज़ मिलते हैं। एक्सपर्टीज़ का मतलब है कि मान लीजिए कंपनी ने किसी एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया, अब उनको काम उसी से करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फ्रीलांसर से या फिर इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, उनसे अपना काम कराते हैं, तो वो देख सकते हैं कि कौन, अगर 4 जने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें से कौन काम बेहतर कर रहा है और वो उस व्यक्ति से अपना काम करवा सकते हैं। तो एक तरीके से उन्हें एक्सपर्टीज मिलता है इससे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से गिग इकोनॉमी जो है उसके बारे में चर्चा करी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है 27th एशियन रीजनल फोरम। तो अभी 27th एशियन रीजनल फोरम जो है वो आयोजित हुआ। अभी जो कोविड-19 के समय हम देख रहे हैं कि इस तरीके के जो सभी फोरम है वो वर्चुअली हो रहे हैं, तो ये भी इस प्रकार से वर्चुअली हुआ। इसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर वी मुरलीधरन, उनने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो है वी मुरलीधरन, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। अब मैं आपको यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूनियन मिनिस्टर में अंतर बता देती हूँ। तो जैसे हम बोलते हैं कि गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री, तो वो होते हैं यूनियन मिनिस्टर, मतलब एक्सटर्नल अफेयर जो है वो कहलाएंगे केंद्रीय विदेशी मंत्री। लेकिन उनके अंदर भी कुछ मंत्री जो है वो कार्य करते होंगे, तो उन्हें कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इस प्रकार से वी मुरलीधरन जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। तो इन्होंने जो इस फोरम में भाग लिया, तो उसमें इन्होंने ये बताया कि इंडिया विल को चेयर एशियन रीजनल फोरम वर्कशॉप, जो कि पोर्ट सिक्योरिटी और द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज पर होगी। तो इस प्रकार से एशियन रीजनल फोरम जो है वो आयोजित हुआ। अब अगर हम यहाँ पर एशियन की बात करें कि एशियन क्या है, तो ये जो एशियन है ये साउथ ईस्ट एशियन के जो नेशन है, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनका संगठन है और एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, अर्थात इंटर रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको याद रखना है ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ये किस लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, और इसके जो सदस्य हैं और जो अन्य एशियाई देश हैं उनके बीच में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसमें कुल 10 जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आती है। वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री 10 जो है वो कौन कौन सी है, तो इसमें आ जाता है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रूनी, लाओस। तो ये जो 10 नाम हैं ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में
ये जो सब ने एक साथ ज्वाइन नहीं किया था। 1967 में ये जब बनी थी तब मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके भाग थे। उसके बाद जो ब्रुनई है उनने 1984 में ज्वाइन किया, 1995 में वियतनाम ने ज्वाइन किया, 1997 में लाओस और म्यांमार ने ज्वाइन किया और सबसे आखिर में 1999 में कंबोडिया में ज्वाइन किया। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एशियान को ज्वाइन करने वाला सबसे आखिरी मेंबर कौन था, तो कंबोडिया था। और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के ये जो 10 देश हैं उनका मैप है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो एशियान है ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है वो किससे संबंधित है, तो वो आसियान से संबंधित है। ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा बैंकॉक डिक्लेरेशन से संबंधित है आसियान से। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स में वो है कि बांग्लादेश ने लॉन्च किया है एक कैंपेन असोल चीनी। असोल चीनी क्या है? असोल चीनी एक प्रकार से बांग्लादेश की जो भाषा बोली जाती है बांग्लादेश में बंगाली, उसमें इसे असोल चीनी बोला गया है। इसका मतलब रियल शुगर अर्थात असली चीनी भी इसे बोला जा सकता है। ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है अगेंस्ट फेक इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर। अर्थात जो हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया में या फिर सभी जगह फेक इन्फॉर्मेशन और जो र्यूमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर इस प्रकार के फेक इन्फॉर्मेशन और र्यूमर जो है उसे खत्म करने के लिए और उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ये जो कैंपेन है ये बांग्लादेश ने शुरुआत की है। ये जो कैंपेन है ये 3 महीने का कैंपेन है और ये क्या करेगा, दिस विल क्रिएट डिजिटल लिटरेसी टू स्टॉप फेक इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर्स। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म darbar21.org है उसके द्वारा क्रिएट किया गया है इस पर्पस के लिए। और जो एम्बेसडर्स होते हैं वो अपॉइंट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में और सब डिवीजन में इस तरीके की जो अवेयरनेस है र्यूमर्स को और फेक इन्फॉर्मेशन के खिलाफ उसे बढ़ाने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा असोल चीनी कौन से देश से संबंधित कैंपेन है, बांग्लादेश से संबंधित, और किस लिए है, टू फाइट फेक इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज इन न्यूज़, मतलब जो न्यूज़ में समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहे। तो इसमें आज के हमारे व्यक्तित्व हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह कौन थे, तो ये सरकार के एक मंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये एक सोशलिस्ट लीडर थे। एम्स में इनकी मृत्यु हो गई और ये कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद में ये काफ़ी समय से एम्स में भर्ती थे। इनने एक काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है एमजी नरेगा, हमारी जो स्कीम है मनरेगा, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसमें ये एक प्रकार से अनसंग आर्किटेक्ट थे इस योजना के, इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हुआ क्या था कि जब ये स्कीम लाई गई थी तो उस समय जो सोनिया गांधी थी, जो कि उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को लीड कर रही थी, उनने इस स्कीम को ड्राफ्ट किया था, रूरल जॉब गारंटी स्कीम जो थी, लेकिन उस समय इसमें डिले हो रहा था। तो ये जो रघुवंश प्रसाद सिंह है उनके द्वारा क्रिटिकल पुश दिया गया था इस स्कीम को, जिसके बाद में वास्तव में जो स्कीम है वो अमल में आ सकी। अभी के समय में अगर हम एमजी नरेगा की बात करें तो इस वर्ष उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड फंड आवंटन किया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड का समय है और ये देखा हमने कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो सब अपने घर आ गए, तो उसके बाद में उनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं था। तो सरकार के द्वारा इस वर्ष जो मनरेगा स्कीम है उसके अंतर्गत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ताकि ग्रामीण रोजगार जो है उसे बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही ये अभी के समय में जो लाखों प्रवासी श्रमिक हैं उनकी एक प्रकार से जीवन रेखा बन गया है, लाइफलाइन बन गया है। तो यहाँ पर हमने रघुवंश प्रसाद सिंह जो है उनके बारे में चर्चा करी। इसके बाद में हमारा अगला सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़। तो इसमें हम बात करेंगे आरबीआई मॉडर्नाइजेज इट्स पेमेंट स्विचिंग सिस्टम विद एसीआई वर्ल्डवाइड टेक्नोलॉजी। तो एसीआई वर्ल्डवाइड टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ग्लोबल प्रोवाइडर है रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशन जो होते हैं उनका। मतलब हम जो विभिन्न डिजिटल पेमेंट के ऐप यूज़ करते हैं, जैसे एसबीआई जो है वो अपना ऐप डेवलप कर सकता है। इसके अलावा हम डिजिटल पेमेंट करने के लिए रोज़ कुछ सॉफ्टवेयर जो है उनकी ज़रूरत होती है, और किसी प्रकार का जैसे अगर सॉफ्टवेयर कोई ऐप आपके फ़ोन में है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ऐप बनाने वाले को उसके सॉल्यूशन के लिए की ज़रूरत होती है। तो ये जो एसीआई वर्ल्ड वाइड है ये इस प्रकार के जो सॉल्यूशन है और जो सॉफ्टवेयर है उसे ग्लोबली प्रोवाइड करता है।
और ये क्या करेगा कि जो एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट से संबंधित, जो कि एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एटीएम में भी पेमेंट के लिए कोई ऐप यूज़ होता है, तो उससे संबंधित जो सॉल्यूशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए, या फिर इसके अलावा जो पॉइंट ऑफ सेल होता है। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है आपको पता होगा, जब हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो स्वाइप करने के लिए एक मशीन यूज़ होती है, तो वो जो स्वाइप मशीन होती है उसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, उसमें भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए एसीआई जो है वो प्रोवाइड करता है, ग्लोबल प्रोवाइडर है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके के जो एसबीआई के पॉइंट ऑफ सेल या फिर एटीएम है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मॉडर्नाइज करने के लिए जो एसीआई वर्ल्ड वाइड है वो कार्य करेगा। जो एसबीआई है वो कंट्री का लार्जेस्ट बैंक है, जिसमें लगभग 440 मिलियन अकाउंट होल्डर जो हैं वो मौजूद है। और इसके अलावा ये 800 जो एटीएम्स हैं वो मौजूद है। इसके अलावा जो एसबीआई है वो लॉन्ग टाइम एसीआई कस्टमर है, मतलब हमेशा से वो एसीआई से ही सर्विस लेता है। और अब ये जो मार्केट लीडिंग रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन है उसका यूज करके वो उसे एक्वायर, ऑथेंटिकेट, रूट, स्विच और ऑथराइज कर सकता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अक्रॉस इट्स एटीएम, पीओएस और ई कॉमर्स चैनल जो है उनसे। तो अब जो एसबीआई है वो इन सभी जो सॉफ्टवेयर हैं, जो भी मशीन्स हैं, उन्हें मॉडर्नाइज करने का कार्य कर रहा है। और ये कार्य के लिए किया जाएगा एसीआई वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एसबीआई के बारे में जानना। आपको पता है हम जब भी किसी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हम उसके बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। तो एसबीआई बना था 1 जुलाई 1955 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वो हैं रजनीश कुमार। इसके बाद में हमारा अगला सेक्शन है बुक्स एंड अवार्ड्स। तो इसमें हम आज जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है द एंड ऑफ एन एरा, इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। ये बुक लिखी गई है क्लॉड एप्री के द्वारा। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में क्लॉड एप्री ने कुल 4 बुक लिखी थी और अभी ये जो बुक आई है ये इसका 4th पार्ट है। ये जो चारों बुक लिखी गई है इसमें क्या बताया गया है, तिब्बत का भारत के साथ में रिलेशन किस प्रकार का है और किस प्रकार से चीन ने अपनी जो तिब्बत प्लेबुक है उसको विकसित किया है, जिसमें अतिक्रमण, कब्जे और झूठे दावों का कथानक शामिल है। मतलब हमको पता है कि जो चीन है उनके द्वारा तिब्बत का एनक्रोचमेंट किया गया था। तो इस पुस्तक में ये बताया गया है कि चीन ने किस प्रकार से इस एनक्रोचमेंट को बढ़ाया है, किस प्रकार से तिब्बत में अतिक्रमण किया है, कब्जे किए हैं, झूठे दावे किए हैं और किस प्रकार से भारत का जो है तिब्बत के साथ में जो रिलेशन है वो परिवर्तित हुआ है। और ये जो 4th पार्ट है बुक का, इसमें बताया गया है कि जो लास्ट 5 ईयर थे इंडियाज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन तिब्बत, उसके बारे में। मतलब जब चीन के द्वारा तिब्बत को एनक्रोच किया गया था, वहां पर अतिक्रमण किया गया था, उससे पहले जो भारत है वो राजनयिक रूप से तिब्बत में उपस्थित था। लेकिन उसके बाद में भारत को अपना जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वहां से हटानी पड़ी। तो प्रेजेंस हटाने से पहले के जो 5 साल थे उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। ये है क्लॉड एप्री और इनके द्वारा ये जो बुक है ये लिखी गई है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार। तो इसमें हम चर्चा करेंगे यूएस ओपन के बारे में। हम यूएस ओपन से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो रोज़ देख रहे हैं। तो डोमिनिक थीम, ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, इनने जीता है यूएस ओपन का मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020। तो यूएस ओपन जो है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और इसमें जो मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 है वो जीता है डोमिनिक थीम में। इसके अलावा कल हमने बात की थी कि वुमेन्स में किसने जीता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये न्यूज़ हमने कल ही डिस्कस करी थी। तो ये कहाँ के हैं, ये हैं ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम जो है उन्होंने डिफीट किया है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को और उसके बाद में वो मेन सिंगल टाइटल एट 2020 यूएस ओपन टूर्नामेंट जो है उनने प्राप्त किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो थीम है ये उनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है। तो अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है उसका मतलब क्या होता है। तो जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें मेजर्स भी कहा जाता है, तो वो क्या होते हैं, जो एनुअली टेनिस से रिलेटेड 4 एनुअल टूर्नामेंट होते हैं। मतलब हर साल टेनिस से रिलेटेड 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं, उनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। और जो भी चैंपियन एक ही साल में ये चारों टूर्नामेंट जीतता है उसे टाइटल मिलता है ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो ये जो 4 टूर्नामेंट होते हैं, ये जैसे एक यूएस ओपन हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, एक फ्रांस से रिलेटेड होता है और एक होता है विंबलडन। और जो भी
स्पोर्ट्स प्लेयर ये चारों टूर्नामेंट जीत जाता है उसे मिलता है ग्रैंड स्लैम का टाइटल। तो इन्हें पहली बार ये ग्रैंड स्लैम टाइटल मिला है और इसके अलावा ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन ओपन एरा टू रैले फ्रॉम टू सेट डाउन इन यूएस ओपन फाइनल। इसके बाद में हमारा अगला सेक्शन है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस। इसमें हम पहुँच गए हैं नवंबर पे, तो आज हम नवंबर माह के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 5 नवंबर जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे अर्थात विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में। तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि सुनामी से जो खतरा है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, और इसके अलावा ये जो दिन है ये एक प्रकार से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है सुनामी की उसको बढ़ावा देता है। तो मान लीजिए किसी स्थान पर सुनामी आ रही है और उसके आसपास जो है वो कुछ लोग रहते होंगे, लेकिन ये जो लोग हैं इनको ट्रेडिशनल नॉलेज होती है सुनामी का पता लगाने के लिए कि सुनामी कब आने वाली है, और जब सुनामी आने वाली है तो उससे क्या करना है। तो उस ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। इसके अलावा 5 नवंबर को मनाया जाता है भूपेन हजारिका की डेथ हुई थी इस दिन। अब भूपेन हजारिका कौन है? तो जो भूपेन हजारिका थे वो एक पोइट थे, म्यूजिक कंपोजर थे, सिंगर थे, एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे, ऑथर थे और साथ ही वो एक फिल्म मेकर भी थे। तो इनका जन्म हुआ था 1926 में 8 सितंबर को। इसके बाद में 5 नवंबर 2011 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक काफ़ी ही फेमस पर्सनालिटी थे और इनके नाम पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भूपेन हजारिका के नाम पर एक ब्रिज, एक सेतु बनाया गया है। आपने सुना होगा भूपेन हजारिका सेतु। इस सेतु का दूसरा नाम है डोला सदिया सेतु। डोला सदिया ब्रिज जो है वो आपने सुना होगा। ये क्या है? तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है। अब ये भारत का सबसे लंबा पुल है तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9.51 किलोमीटर और इसे इनॉग्रेट किया गया था 2017 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो धोला सदिया ब्रिज है जिसे भूपेन हजारिका के सम्मान में भूपेन हजारिका सेतु बोला गया है, वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो लोहित नदी अर्थात लोहित रिवर जो है उस पर स्थित है। लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी है। तो ये जो ढोला सदिया ब्रिज है ये क्या करता है? ढोला जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसके अलावा दूसरा छोर है सदिया जो कि असम का तिनसुकिया जिला है वहां पर स्थित है। तो इन दोनों को जोड़ता है और इससे क्या होता है कि असम और अरुणाचल के बीच का जो ट्रेवल टाइम है वो कम होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर अब आपको देना है कि हमने ये देखा कि ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, तो सेकंड नंबर का भारत का सबसे लंबा ब्रिज जो है वो कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु के बाद में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर जो है अर्थात नवंबर के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है मेलबोर्न कप डे। तो मेलबोर्न कप जो है वो रिलेटेड है वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉर्स रेस इन दी वर्ल्ड से। पहले इस दिन क्या होता था? पब्लिक हॉलीडे रखा जाता था विक्टोरिया में। विक्टोरिया एक स्थान है और पहले वहां पर मेलबर्न कप डे के दिन पब्लिक हॉलीडे रखा जाता था। इसके बाद में 7 नवंबर को मनाया जाता है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे अर्थात शिशु सुरक्षा दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि शिशु को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोटिंग और डेवलपमेंट इन्फेंट को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए। बिकॉज टुडेज इन्फेंट्स आर टुमारोज सिटीजन, तो इसलिए ये जो इन्फेंट प्रोटेक्शन डे है वो मनाया जाता है। इसके बाद में 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे अर्थात राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में। ये जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है इसे वर्ष 2014 में फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन उनके द्वारा लाया गया था। इसके बाद में 7 नवंबर को मनाया जाता है चंद्रशेखर वेंकट रमन का बर्थडे। चंद्रशेखर वेंकट रमन अर्थात सीवी रमन का नाम आपने सुना होगा, उनका बर्थडे आता है 7 नवंबर को। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि जो सीवी रमन थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज इन्हें मिला था 1930 में फिजिक्स में और वो पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद में 9 नवंबर को मनाया जाता है लीगल सर्विस डे अर्थात कानूनी सेवा दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वर्ष 1995 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो आया था। इसके बाद में 9 नवंबर को ही मनाया जाता है उत्तराखंड फाउंडेशन डे अर्थात उत्तराखंड स्थापना दिवस। जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी तब इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका जो नाम है वो उत्तराखंड रखा गया।
जो उत्तराखंड है उसे फेमसली बोला जाता है लैंड ऑफ गॉड्स अर्थात देव भूमि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ ले कि कौन से राज्य को या फिर कौन से स्थान को देवभूमि बोला जाता है भारत में, तो उत्तराखंड को बोला जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हम स्टैटिक फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कंट्रीज के निकनेम अर्थात देशों के उपनाम। तो जो कई देश हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, वहाँ पर कुछ फेमस है या फिर किसी ना किसी कारण से। तो सबसे पहले क्यूबा। क्यूबा को बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड अर्थात दुनिया का चीनी का कटोरा। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शुगर का प्रोडक्शन है वो किया जाता था। इसका स्थान बाद में ब्राज़ील ने ले लिया। ब्राज़ील में जो शुगर प्रोडक्शन है वो बाद में बढ़ गया और अब भारत भी जो देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो क्यूबा है उसे शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। ये कैरिबियन का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक आइलैंड है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो शिप पॉपुलेशन है वो है और इसके साथ ही यहाँ पर जो वूल प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद में इजिप्ट को बोला जाता है गिफ्ट ऑफ द नाइल। तो इजिप्ट से जो नाइल नदी है वो निकलती है। नाइल नदी की अगर हम बात करें तो जो अफ्रीका है वहाँ की सबसे बड़ी नदी है नाइल नदी और बोला जाता है कि ये इजिप्ट के लिए एक प्रकार का गिफ्ट है, इसलिए इजिप्ट को बोला जाता है गिफ्ट ऑफ द नाइल अर्थात नील नदी का उपहार। इसके बाद में फिनलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स अर्थात हजारों झीलों की भूमि, क्योंकि फिनलैंड में बहुत सारी लेक्स हैं। इसके बाद में थाईलैंड जो है उसे बोला जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट अर्थात सफ़ेद हाथियों की भूमि, क्योंकि थाईलैंड में सफ़ेद हाथी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में नॉर्वे है। नॉर्वे को बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन अर्थात मध्यरात्रि सूर्य की भूमि। क्यों? क्योंकि नॉर्वे के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। तो इस प्रकार से जब दिन होता है 6 महीने तक तो रात में भी आप सन जो है वो देख सकते हैं, इसलिए नॉर्वे को बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसके बाद में जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन अर्थात उगते सूरज की भूमि। ऐसा जापान को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जापान जो कि एक्चुअल में जापान अपने देश के लिए वर्ड यूज करते हैं नेहॉन। जापान हम बोलते हैं, जैसे इंडिया पूरा वर्ड बोलता है लेकिन हम इंडिया को भारत भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार जापानीज जो है वो अपने देश के लिए निहॉन वर्ड का यूज करते हैं और इस जो निहॉन वर्ड है इसका मतलब होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसके बाद में नेक्स्ट है बेल्जियम। बेल्जियम को बोला जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप अर्थात यूरोप का कॉकपिट। तो बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूरोपियन बैटल जो हैं वो हुए हैं इतिहास में। यूरोप में हमने देखा कि बहुत सारे युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो वो सभी यूरोप से संबंधित थे और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर युद्ध हुए हैं वो बेल्जियम में हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है भूटान को बोला जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट अर्थात वज्र की भूमि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि इंडिया और चीन से सराउंडेड है और यहाँ पर क्या होता है लैंडलॉक होने के कारण यहाँ पर वायलेंट और लार्ज थंडरस्टॉर्म आती है जो कि निकलती है वैली ऑफ हिमालय जो है वहां से, इसलिए बोला जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम बोला जाता है साउथ कोरिया को। दक्षिण कोरिया को शांत सुबह की भूमि बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो दक्षिण कोरिया है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पर आपको स्टनिंग माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर क्लियर वाटर है और इसके साथ ही यहाँ पर स्प्लेंडेड पीसफुलनेस जो है, बहुत ही शांति जो है वो मिलती है खासकर सुबह के समय, इसलिए इसे बोला जाता है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। इसके बाद में नॉर्थ कोरिया को बोला जाता है हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम उस स्थान को बोला जाता है, उस देश को बोला जाता है जो विलफुली अपने चारों तरफ वॉल जो है वो बना लेती है और उससे बाहर नहीं निकलना चाहती। तो ये एक मेटाफोर यूज किया जाता है उस देश के लिए या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया जाता है, इसलिए उसे हर्मिट किंगडम जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में म्यांमार को बोला जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप म्यांमार जाएंगे तो यहाँ पे जो मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग है वो है गोल्डन पैगोडा। गोल्डन पैगोडा जो है वो एक टेम्पल है, एक मंदिर है और ये यहाँ का सबसे अच्छा अट्रैक्शन है। इसके बाद में स्विट्जरलैंड को बोला जाता है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक राइटर थे लेस्ली स्टीफन, उनके द्वारा अपनी एक बुक में इसे
प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बोला गया था। और स्विट्जरलैंड के लिए ये देखा जाता है कि ये कई प्रकार की जो एडवेंचरस एक्टिविटी है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद में साउथ अफ्रीका को बोला जाता है रेनबो नेशन। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये यहाँ की जो वेरियस कल्चरल, रेशियल और एथनिक ग्रुप है उनकी एक प्रकार से यूनिटी को दर्शाता है। पहले ये देखा जाता था कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत ज़्यादा डिविसिवनेस थी बेस्ड ऑन स्किन कलर, अर्थात स्किन कलर को लेकर भेदभाव किया जाता था। लेकिन ग्रेजुअली 1994 के बाद में ये देखा गया कि इनमें जो यूनिटी है वो बढ़ी, जिसके बाद से इसे रेनबो नेशन अर्थात इंद्रधनुष राष्ट्र जो है वो कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से हमने इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट देखे विभिन्न जो कंट्रीज़ हैं उनको लेकर, ये आपको याद होने चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो आज के सभी टॉपिक हैं वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद में हम हमारा आज का जो क्विज़ है वो चालू करते हैं। इससे क्विज़ को चालू करने से पहले एक चीज़, कल जिन जिन लोगों ने सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिए, जैसे कि हम रोज़ आपको अपलॉज करते हैं आपकी अटेंटिव रहने के लिए, तो उनमें थे सोनिका खंडेलवाल, विपुल कुमार, प्राची सिंह। तो आप लोगों ने सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिए। काफ़ी लोगों ने जवाब जल्दी दिए, लेकिन कल की चीज़ में हमने एक चीज़ देखी कि आपको एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन था, गोल्डन टेम्पल को लेकर कि गोल्डन टेम्पल की स्थापना किसने की थी, और उसमें आप कंफ्यूज दिखे गुरु अर्जन और गुरु रामदास को लेकर। तो इसका सही आंसर है गुरु रामदास, क्योंकि गुरु रामदास जो है उनने वहाँ पर जो पुल है सबसे पहले वो बनाया था। गुरु अर्जन ने जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो चालू किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन टेम्पल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर आपको गुरु रामदास देना होगा। इसके बाद में आज के क्विज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो भी सबसे पहले देगा, कल का जो हमारा डेली करंट अफेयर सेशन होगा उसमें उसे अप्लॉज किया जाएगा और आपको वहाँ पर मोटिवेशन जो है वो मिलेगा। आपको यहाँ पे बहुत अटेंटिव रहना है और सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो एकदम सही देना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ डेडिकेटेड सर्च प्रॉम्प्ट देयर इज हेल्प फॉर रिसोर्सेज फॉर मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन। तो इसके 4 ऑप्शन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ उड़ीसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर। स्वच्छता कर्मियों के लिए उड़ीसा की सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है, गरिमा, किरण, आशा या सद्भावना। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी, चीनी जो भाषा है उसे मैंड्रिन भी बोला जाता है, इसके अलावा अंग्रेजी या जर्मन। अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत इज रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखी है, क्लॉड अर्पी, शशि थरूर। ये ट्रांसलेशन यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है। तीसरा है डियाना थॉमस, चौथा है पॉल बेटी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एनिमल्स, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया या नॉर्वे। इसके बाद में क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एशियन मेंबर। निम्न में से कौन सा आसियान देश नहीं है, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार या फिर इंडिया अर्थात भारत। इसके बाद में है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। किस दिन को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 7 नवंबर, 7 अक्टूबर, 7 जनवरी या फिर 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश प्रसाद सिंह वॉज अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ विच स्कीम। जल जीवन मिशन, एमजी नरेगा अर्थात मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये जो सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको इनका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है, और जो भी सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा उसे नेक्स्ट सेशन में अपलॉज किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।